आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश हेल्थ और हम। दोस्तों, अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत दुनिया बनाई है, रंग बिरंगी दुनिया, बहुत ही प्यारी सी। जी करता है कि बस देखते ही रहें। मगर ये दुनिया उसी वक्त खूबसूरत, रंग बिरंगी और प्यारी दिखाई देती है जब हम उसे देखते हैं, और देखने के लिए आँखों की बीनाई चाहिए। पता चला कि आँखें कुदरत की अता करदा एक बहुत ही नेमत है, बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी कि अगर ये ना हो तो ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। इसीलिए दोस्तों, आँखों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, और हम ये ज़िम्मेदारी उसी वक्त पूरी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारी आँखों के लिए क्या सही है और क्या नहीं। दोस्तों, मुंसिफ टीवी का ये प्रोग्राम हेल्थ और हम इसी मकसद से पेश किया जाता है ताकि आपको आपकी सेहत से मुतालिक जानकारी मिल सके। जैसा कि हमने आँखों की बात की थी, तो आज आँखों की सेहत के ताल्लुक से ही चर्चा होगी, और हमारे साथ आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर सैयद माज मोहिद्दीन साहब। आप आई केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल मलकपेट के डायरेक्टर हैं और वहीं खिदमात को अंजाम देते हैं। आपने इंग्लैंड से FRCS किया है। फिर तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। बहुत इस्तकबाल है डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में आपका। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को आज यहाँ पे बुलाने के लिए और मेरी बात रखने के लिए। मैं लोगों को आँखों के लिए जो बीमारी है और जो चीज़ें जिनसे हम उससे बच सकते हैं उसके बारे में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सवाल आज का ये होना चाहिए कि ये जो आँखें हैं, बेशक कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और कुदरत है का एक नमूना है, तो इसकी किस तरह से देखभाल करनी चाहिए हम लोगों को? किस तरह से आजकल आंखों को लेके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि हमें कंप्यूटर पर भी काम करना पड़ता है, हमें बाइक पर भी चलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मुतासिर जो होती है वो आंखें होती हैं। तो इसकी किस तरह से हमें देखभाल करनी चाहिए? जी, आपके इंट्रोडक्शन में आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि आँख कितनी अजीम व तरीन नेमत है अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से हमारे लिए। आँख की हम जैसा आगे बात करते जाएंगे, हर एक एज में एक अलग अलग चैलेंज पेश आता है। जैसा बच्चों का अलग है और नौजवान जो आजकल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उनका अलग है, और एक एज के बाद यानी बूढ़े लोगों में एक अलग चैलेंज है। उसके बारे में हम एक एक करके ये चैलेंजेस को हम कैसा ओवरकम कर सकते हैं और कैसा उसका आँखों की हिफाजत कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर बचपन से, क्योंकि यही एक पहला स्टेज होता है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी इंसान के लिए। तो बचपन में आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के बहुत बड़े बड़े चश्मे लग गए हैं। वो अक्सर बच्चे जो हैं वो आंखों की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो उनको अपनी आंखों की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए जब वो बिल्कुल एक छोटी स्टेज में होते हैं? जी बिल्कुल, आप सही फरमाएं। मैं कुछ पीछे जाना चाह रहा हूँ। 3 साल पहले जब ये कोविड की वबा फैली और ये कोविड-19 का पैंडमिक आया, तो हमारे लाइफस्टाइल्स में कई चेंजेस आए, और इसमें जो है बच्चों की लाइफस्टाइल में जो ख़ास चेंज आया वो ये ऑनलाइन क्लासेस का चेंज आया, जिसकी वजह से बच्चे बेचारे अपनी नन्ही सी उम्र में बाहर घरों के नहीं निकल सके और उनको 6-6, 8-8 घंटे फ़ोन या कंप्यूटर के सामने क्लासेस के लिए बैठना पड़ा। डेफिनेटली ये उनके लिए कुछ उसमें अच्छे बात भी थे कि उनकी पढ़ाई रुकी नहीं, लेकिन उसके साथ उसके कई मसलों मसाइल भी पैदा हुए। कई ऐसे स्टडीज़ अभी पब्लिश हुए हैं, जो सबसे बड़ी चाइना से पब्लिश हुई है, जिसमें लाखों ऐसे बच्चों का देखा गया कि ये पिछले 3 साल से जो मायोपिया कहते हैं यानी ऐनक का इंसिडेंस 3 गुना बच्चों में बढ़ चुका है। और ये बढ़ने की वजह कंप्यूटर यूज़, एक्सेस कंप्यूटर यूज़ है। तो ये एक्सेस कंप्यूटर यूज़ से होता ये है कि बच्चे की डिस्टेंस विजन डेवलप नहीं होती। बच्चा सिर्फ इतने ही डिस्टेंस पे देखते रहता अपनी दुनिया, दूर नहीं देखता। उसकी वजह से ये होता कि डिस्टेंस विजन कमज़ोर होते जाती है, और वो कमज़ोरी को आपको पूरा करने के लिए ऐनक का इस्तेमाल करना पड़ता। हम हमारी प्रैक्टिस में ये देखें कि 2-2, 3-3 साल बच्चे सिर्फ कंप्यूटर पे रहे, और जब वो नॉर्मल क्लासेस में वापस गए तो नॉर्मल क्लासेस में ये हुआ कि उनको दूर का ब्लैक बोर्ड देखने की ज़रूरत थी। अब चूंकि वो 3-3 साल तक वो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस देखते रहे, वो ब्लैक बोर्ड्स फिर उनको दिखना मुश्किल हो गए। दूसरी चीज़ आप आजकल ये महसूस कर रहे हैं कि स्कूल्स में
प्लेग्राउंड्स काफ़ी कम हो चुके हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर आपके स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स है स्कूल के लिए, क्योंकि जगह महंगी होते जा रही है। इससे बच्चों को बाहर जाकर खेलना और अगेन डिस्टेंस विजन स्टिमुलेशन का चांस कम होते जा रहा है। पहले हमारे पास घरों में दैलान हुआ करते थे, खुली जगहें हुआ करती थी। अब आजकल ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं। फ्लैट्स में भी आजकल आप देख रहे हैं 10 या 12 फीट से बड़े कमरे नहीं हैं लोगों के पास। उसकी वजह से फिर बच्चों का जो दूर की नज़र का जो वो है वो काफ़ी कम होते जा रहा है। और ये है कि जो बच्चों के पहले जैसे एक्टिविटीज़ थे, जैसे कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, अभी ये सब कुछ नहीं रहा है बच्चों के लिए। सिर्फ खरीब के चीज़ उनको देखना है, उसमें अगेन डिस्टेंस विजन उनका कमज़ोर होते जा रहा है। कई साइंटिफिक स्टडीज़ ऐसे भी हैं एनिमल्स में कि जो बंदर जू में रहते हैं, उनको अगर आप उनके आँख का मुआयना करें तो उनको भी मायोपिया है, क्योंकि वो जू के बंदर को दूर की चीज़ नहीं दिखती। और वही जो जंगल का बंदर है जो दूर अपने झाड़ों पे खेलता है, भागता है, झूमता है, उसको ये मायोपिया का प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मज़ाहिया तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल हमारे बच्चे जू के बंदर हो चुके हैं। बिल्कुल। उनको बाहर निकलकर खेलने का और वो फैसिलिटीज़ कम होते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये मायोपिया ज़्यादा होते जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, अभी ये आपने बताया कि ये एक बहुत अच्छी आपने एग्जाम्पल भी दिया है बच्चों का कि वो बिल्कुल एक जू के बंदर की तरह हो गए हैं। तो इससे बचने के तरीके क्या हैं? क्या हम लोगों को क्या एक्सरसाइज और क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से बच सकें? जी, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। अगर आप ये देखें, जो आजकल YouTube काफ़ी कॉमन है। एग्जैक्टली। तो YouTube में मोस्ट वॉच वीडियो अगर आप देखें तो वो वीडियो है एक बेबी शार्क करके वीडियो है। ये जो वीडियो है ये 2 साल के बच्चों के लिए या 3 साल के बच्चों के लिए है। अगर आप देखें तो YouTube पे कोई भी देख सकता है। बिल्कुल, ये मैंने देखा है। तो ये वीडियो अगर आप देखें तो ये बच्चा 2 साल का बच्चा खुद लगाया नहीं है YouTube पे। सही बात। ये उसके पेरेंट्स या उसके केयर गिवर्स लगा के उसको बताए हैं ये वीडियो। और अगर आप देखें तो वो वीडियो का दिलचस्प बात ये है कि 12 बिलियन व्यूज हैं। लोग में आप दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, लेकिन वो वीडियो के व्यूज 12 बिलियन हैं। और आप ये जानिए कि वो 12 बिलियन कोई बड़े लोग नहीं देखे हैं, वो 12 बिलियन छोटे बच्चे देखे। और न सिर्फ छोटे बच्चे, सिर्फ 2 या 3 साल के, क्योंकि वो ऐसा वीडियो है जिसमें 5 या 6 साल के बच्चे को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक छोटा सा बच्चे को दिलचस्प है उसके लिए। तो जब आप इतनी कम उम्र से बच्चों को ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप ये देखिए बच्चा रो रहा है, लोग उसको फ़ोन दे रहे हैं हाथ में। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आप उसको फ़ोन बताना शुरू कर दे रहे हैं। आप इसको एक कम उम्र में एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो उसकी आंख के लिए ठीक नहीं है। और आप आगे चाह रहे हैं कि वो चीज़ ना करें। वो वैसा सवाल ही नहीं होता। जब ब्रेन ऑलरेडी डेवलप हो चुका है कि पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ उसको उसी से हासिल करना है, तो फिर वो और उसका व्यूइंग टाइम बढ़ता जाएगा। और जब ये चीज़ बढ़ते जाएंगी तो प्रॉब्लम आई के रिलेटेड ज़रूर होंगे। तो फर्स्ट मेरा ये वो है कि जो केयर गिवर्स है, पेरेंट्स है, ये इंटरटेनमेंट के तरीके से फ़ोन्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस ना करें। हाँ, पढ़ाई है, ज़रूरी है, करना है, करिए, मगर आजकल तो स्कूल्स खुल चुके हैं, जैसा पहले की हालत थी वैसा फिर हो चुकी है। मगर मैं सुनता हूँ कि आजकल असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस भी सारे उस पर आते हैं, मोबाइल पर आते हैं। तो जितना कम हो सके आप उसका इस्तेमाल करें। मोबाइल कंपनीज ये चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखें, क्योंकि उनका एडवर्टाइजिंग है, हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट है। आपका आजकल इंटरनेट सस्ता होते जा रहा है, लेकिन आपको उसका दूसरा पहलू भी जानना है कि ये पहलू ये है कि आप फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि बच्चों को आउटडोर स्पोर्ट्स में एंकरेज करें। आउटडोर स्पोर्ट्स जो भी हो, जिसमें भी बच्ची का इंटरेस्ट है, भागना हो, साइकिल चलाना हो, कॉम्पिटिटिव ही नहीं, जस्ट आउटडोर स्पोर्ट्स। इसमें ये होता है कि आपके चेहरे पे धूप पड़ती है, ये धूप भी काफ़ी आँखों के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड ये है कि आप जो है ग़िज़ा में अच्छे फूड रखें,
ना कि जंक फूड्स। और वो बच्चों के आई के डेवलपमेंट के टाइम पे सही खाने मिलना, जैसा कि हरी तरकारी है, दूध है, अंडा है, ये उनको बराबर मिलते रहें, ना कि जंक फूड उनको दस्तयाब। मतलब कहीं ना कहीं जितनी बच्चों के लिए ये जिम्मेदारी है उससे कहीं गुना ज़्यादा पेरेंट्स के लिए जिम्मेदारी है कि वो उसे मोबाइल से बचाएं, उसे आउटडोर एक्टिविटी के लिए बाहर लेकर जाएं, तो उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अब मसला थोड़ा सा बड़ों पर आ जाते हैं। अक्सर थोड़ा सा और उस एज में पहुंचते हैं जब बच्चों से थोड़ा सा डेवलप हो रहे होते हैं और एक 18 या 17 साल की एज में होते हैं, तो उस टाइम पे एक एक्टिविटी अलग तरह से चल रही होती है, स्कूलिंग भी चल रही होती है साथ साथ में, और दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो उस वक्त अक्सर मैं देखता हूं कि आजकल लड़के चश्मा लगाकर घूम रहे हैं और वो परेशान हैं कहीं ना कहीं आंखों की परेशानियों से। तो इन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? राइट, आजकल हर जॉब में कंप्यूटर की ज़रूरत है, चाहे आप डॉक्टर हो या कंप्यूटर प्रोफेशनल हो या एडवोकेट, आप कुछ भी हो, आजकल कंप्यूटर्स आपके वर्क के लिए ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से काफ़ी वर्क आपका आसान भी हो चुका है। उसके लिए आजकल जैसा आपका हर किसी का एक 8 घंटे 9 घंटे का काम का ड्यूरेशन रहता, उतने टाइम में कई वक्त आपको कंप्यूटर को देखना पड़ता है। कंप्यूटर को देखते समय बस ये आप एहतियात रखें कि फर्स्ट आपका पोस्चर सही होना चाहिए, यानी आप स्ट्रेट बैठे हों और कंप्यूटर को स्ट्रेट देख रहे हों। ठीक है। सेकंड, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहें, कॉन्टिन्यूसली कंप्यूटर पर वर्क ना करें, यानी एक आधा घंटा आप काम करिए, उसके बाद 1 से 2 मिनट का वक्फा लीजिए। उस वक्फे में या तो अपनी आंख बंद रखें या कोई दूर की चीज़ देखें। होता यह है कि आपकी साइट एक ही जगह पर फिक्स्ड है, तो उससे आपके आई मसल्स फटीग्ड होते हैं, फटीग्ड यानी थक जाते हैं। तीसरा यह है कि पर्पसली ब्लिंक करते रहें कंप्यूटर पर वर्क करते समय। वो इसलिए है क्योंकि जब आप कंप्यूटर को देखते रहते हैं तो आपकी आंख ज़्यादा बड़ी खुली रहती हैं, क्योंकि आप कंसंट्रेट करते रहते हैं और आप ब्लिंक कम करते हैं। उससे आपकी जो आंख की आंसू हैं वो इवोपरेट हो जाती है, और आप ये देखते हैं कि कंप्यूटर यूजर्स में सबसे कॉमन ड्राई आइज यानी आंखों की खुश्की होती है। ये ड्राई आई की वजह से आई में फिर रेडनेस, आई में फिर आपको थकावट, ये सब चीज़ें होती है। तो बेसिकली 3 थिंग्स, फर्स्ट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहें, सेकंड आई ब्लिंक करते रहें, और बीच बीच में दूर की नज़र पर कंसंट्रेट करते रहें। अच्छा, अब आपने ड्राई आइज़ की बात की है, क्योंकि अक्सर ये होता है सब लोगों के साथ में जो कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर उनकी आंखों में ये खुश्की वाली प्रॉब्लम आ गई है तो वो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? जी, ड्राई आई एक डॉक्टर की हैसियत से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हम क्लिनिक में देखते हैं, पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं। ड्राई आइज़ में नॉर्मली कंप्लेंट्स ये होती है कि आंख में ग्रिटीनेस यानी कुछ है जैसा लगता है, आंख में लाली आती है, और उसके अलावा आंख में थकावट जैसा महसूस होता है। और जैसा आपने बताया, लॉन्ग आवर्स ऑफ कंप्यूटर वर्क इसका काफ़ी कॉमन कॉज है। दूसरे कई कॉजेज़ है, जैसा गठिया का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, उससे भी सेकेंडरी ड्राई आइज़ होते हैं। और एक कॉज ये है कि लिड्स में इन्फेक्शन, यानी जो अपने जो पलक है उसमें ओपनिंग्स होते हैं, जहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो, या कोई लेडीज़ अगर ज़्यादा आई मेकअप यूज़ कर रहे हैं, उससे भी ड्राई आइज़ हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स में भी ड्राई आइज़ काफ़ी कॉमन है। तो फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहना है। दूसरा, अगर ये इससे ठीक ना हुआ तो ओवर द काउंटर आजकल बगैर कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप खरीद सकते हैं। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप कई नामों से मिलते हैं, उसमें नामों में उमूमन टीयर्स नाम होता है, कई नाम है उसमें, रिफ्रेश टीयर्स, ग्लो टीयर्स, आई टीयर्स। अगर टीयर्स नाम का कुछ वो है तो ये ओवर दी काउंटर मिलती है, आपको उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ख़रीदें कोई भी मेडिकल स्टोर से और लें, और इसमें कोई, ये ड्रॉप्स में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। तो दुनिया तमाम में इस ड्रॉप को OTC कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रॉप, यानी आप बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से बिल्कुल आराम से इसको खरीद सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम रह रहा है
तो फिर आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से रुजू हुए। अच्छा, बहुत सारे लोग गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मैंने उनको देखा है, कई लोगों को बार बार कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, फिर वो गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं। तो गुलाब जल का इस्तेमाल करना कितना सही है? देखिए, गुलाब जल डेफिनेटली वो एक किस्म का पानी है जो आपकी आंख के पानी को रिप्लेनिश करता है, लेकिन अगर आप ये देखें तो वो आंख के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया नहीं है। तो हमको उसका ये नहीं पता कि उसमें कितनी प्योरिटी है, उसमें कोई कंटामिनेंट्स मिक्स्ड है या नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर आई यूज, इट इज़ फॉर आप मुंह धो लें उससे, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आँख के लिए मैं ये कहता हूँ कि हर किसी के करीब मेडिकल स्टोर है, कोई भी टियर लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। जी हाँ, गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एतमाद है कि वो कंपनी काफ़ी प्योर वो यूज़ करिए, बट आई वुड सजेस्ट, मेरी ये राय रहेगी कि आप कोई आई ड्रॉप यूज़ करें टीयर्स की शक्ल में। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल सबसे चलन बढ़ा है बहुत ज़्यादा लेंस का, तो आर्टिफिशियल लेंस भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग लेंस इसलिए लगवा रहे हैं कि उनकी आंखें कमज़ोर हैं और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के ज़रिए उनको लेंस लगा दिया है। तो ये क्या सही में मतलब इससे चश्मे से छुटकारा दिला सकता है और किस तरीके से ये बचा सकता है? जी देखिए, चश्मा आप अगर कोई नहीं लगाना चाह रहे हैं तो उसके कई वजूहात हैं जी। अगर कोई ऐसे जॉब में है जहाँ पर चश्मे की ज़रूरत ना हो, जैसा कि पुलिस फोर्स है या एयरलाइंस इंडस्ट्री है, वो उसके लिए लोग चाहते हैं कि चश्मा ना लगाएं। कई लोग खूबसूरती के लिए, क्योंकि वो फील करते हैं कि चश्मा उनकी खूबसूरती में आड़े आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि चश्मे को हम हटाएं। हाँ, और लेंस। कई लोग चाहते हैं कि उनकी आंख का रंग कुछ अलग दिखे, यानी नीले दिखें, हरा दिखें, वो दिखें, तो वो चाहते हैं कि वो लेंस लगाएं। तो ये कई वजूहात है लोगों के। अगर आप मेरे से पूछे तो मैं एक रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ और मेरा ये काम है कि मैं लोगों के चश्मे हटाऊं, और कई वजूहात रहते हैं लोगों के। अब मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि मैंने खुद करवाया है ये सर्जरी। अब आप पूछेंगे कि मैंने क्यों करवाया, तो मेरे सामने जब मैं पहले चश्मा पहनता था 15 साल पहले, तो सबसे आम सवाल ये रहता था कि डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं कि इतना आसान सा वो है कि चश्मा आराम से हटाया जा सकता है, आप खुद चश्मा क्यों पहन के हैं? तो आई वॉज नॉट वॉकिंग द टॉक। तो मैं बोल रहा था कि आसान है, तो मेरे को इसलिए वो करवाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और 15 साल से मैं चश्मा नहीं पहन रहा हूँ, 20 साल चश्मा पहनने के बाद। तो चश्मा हटाने के लिए कई ऑप्शंस हैं। पहला, जैसा आपने जिक्र किया, कॉन्टैक्ट लेंस है। कॉन्टैक्ट लेंस भी ये हुआ जाता है कि ये एक स्पेशलाइज्ड मटेरियल का लेंस होता है जो आप सवेरे पहने, और वो उसमें उतना ही पावर रहता है जितना आपकी आँखों का पावर है। वो लगाने से फिर आपको बगैर ऐनक के दुनिया साफ दिखती है जी। ये काफ़ी सिंपल सा वो है, आप कोई भी आई स्पेशलिस्ट के पास या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाके ये ले लें, लगा लें, शाम तक यूज़ करें, निकाल दें। इसमें कई वैरायटीज़ हैं, डेली डिस्पोजेबल, मंथली डिस्पोजेबल, ईयरली डिस्पोजेबल, और इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक 8 से 10 घंटे पहना जा सकता है। सब सुबह पहनना है, शाम को निकालना है, और अच्छी क्लेनलीनेस यानी सफाई मेंटेन करना है, क्योंकि इसमें बहुत रेयर चांसेस इन्फेक्शंस के होते हैं अगर आप सफाई ना मेंटेन करें तो। अब अगर आप लेंसेज भी नहीं पहनना चाह रहे हैं, चश्मा भी नहीं पहनना चाह रहे हैं, लेंसेज भी नहीं पहनना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक सर्जरी है जिसका नाम लेसिक है। लेसिक में ये होता है कि जो आपकी काली पुतली होती है, जो रोशनी को रेटिना पे यानी अंदर के पर्दे पे फोकस करती है, उसका आप कर्वेचर में तब्दीली करते हैं। कर्वेचर यानी उसका एक ख़ास शेप होता है, आप वो शेप में एक फ्लैटनिंग करते हैं, और वो फ्लैटनिंग उतनी ही करते हैं जितना कि आपके ऐनक का पावर हो। ओके। तो ये एक लेज़र के ज़रिए किया जाता है, और ये लेज़र काफ़ी एडवांस्ड है, यानी वो जो फ्लैटनिंग करता है वो माइक्रोन्स की हद में करता है। तो मैं आपको बता दूं, माइक्रोन इज 10 to the power of -6 of a millimeter, यानी 1 followed by 5 zeros then 1 of a millimeter. So that precision, वो सफाई एक ह्यूमन हैंड से, हाथ से नहीं आ सकती, लेकिन लेज़र उस तरीके की सफाई कर सकता है आपकी काली पुतली पे, जिससे आपका कॉर्निया फ्लैटन होता है और वो रोशनी जाकर आपके रेटिना पे फोकस होती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में जितने भी कॉस्मेटिक सर्जरीज होते हैं, यानी खुशनुमाई के लिए जितने भी सर्जरीज होते हैं,
उसमें सबसे कॉमन लेसिक सर्जरी है। अभी तक दुनिया तमाम में करोड़ों ये सर्जरीज किए गए हैं। अभी हमारे पास भी हर ये सर्जरी हमारे शहर में अवेलेबल है। उसमें कई टाइप्स ऑफ सर्जरीज होते हैं जिसकी वजह से आपका कॉर्निया में परमानेंट शेप चेंज किया जा सकता है और उसके बाद फिर आपको दूर के लिए और नज़दीक के लिए कोई चश्मे की ज़रूरत नहीं रहती, कोई कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत नहीं रहती और डेफिनेटली ये एक काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है जो भी ये करवाते हैं। हमने देखा है, जैसा कि आप एक आसान सी मिसाल देता हूँ, अगर आपको स्विमिंग का शौक़ है तो आप ना वहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस पहन के कर सकते हैं, ना आप ग्लास पहन के कर सकते हैं। आपका एक तजुर्बा ही लाइफ के लिए अलग हो जाता है। आप सुबह उठते हैं तो आप अगर आप घड़ी देखना चाह रहे हैं और आपको चश्मा है तो आप बस टाइम देखने के लिए पहले आपको आपकी घड़ी, आपकी ऐनक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो आपको जो आपको डिफ़िकल्ट कर देती हैं। कहीं आप बाहर गए, आपका चश्मा घूम गया या चश्मा टूट गया तो फिर वो बनवाने के लिए 1-2 दिन आप हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ों का हम लेसिक से काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों में अक्सर आंखों का तिरछापन देखा जाता है जी। तो उस तिरछेपन को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसका क्या इलाज है और ये क्यों होता है? जी, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हमको जो 2 आँखें दी हैं, अगर आप उनको देखें तो उसमें एक तालमेल होता है। यानी आप अगर सीधी तरफ देख रहे हैं तो आपकी सीधी आँख भी उस तरफ देखेगी और बाईं आँख भी उस तरफ देखेगी। तो उसको जैसा इंग्लिश में हम कहते हैं एक परफेक्ट अलाइनमेंट होता है आँखों में। आप ऊपर देखें, बाजू देखें, नीचे देखें तो ये एक अलाइनमेंट के साथ आँखें मूव होती हैं। ये अलाइनमेंट इस वजह से है क्योंकि आँखों में 6 मसल्स होते हैं और ये मसल्स आँख को मूव करते रहते हैं। अगर ये मसल्स में या उन मसल्स को जो रगें, नर्व्स जो पहुँचते हैं उसमें कोई कमज़ोरी हो या ओवर एक्शन हो तो ये जो तालमेल है ये टूट जाता है। तो ये होता है कि आप इधर देख रहे हैं तो आपकी एक आंख देख रही है लेकिन दूसरी आंख नहीं देख रही है। उससे पहले तो कॉस्मेटिकली ठीक नहीं लगता है क्योंकि आप अगर आदमी से बात कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कि वो आपको देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं। तो उससे है जो जिस आदमी इससे मुतासिर है उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डेफिनेटली इफेक्ट होता है। सेकंड, आँख में दोनों आँख का साथ काम करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे बाइनोक्युलरिटी आती है, यानी आपको जो डेप्थ आप परसीव करते हैं यानी गहराई जो दिखती है वो दोनों आँखों के वर्क करने की वजह से दिखती है। तो वो भी काफ़ी स्क्विंट में इफेक्ट हो जाती है। इसको कई तरीक़ों से हेल्प किया जा सकता है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको पैचिंग और ग्लासेस कहते हैं जी। और आई एक्सरसाइजेस, उससे इसका इलाज किया जा सकता है। अगर इससे भी ना हो तो आपको फिर सर्जरी करवानी पड़ती है जिससे ये अलाइनमेंट को काफ़ी करेक्ट किया जा सकता है। और इस सर्जरी को अंजाम देने के लिए इसके आँख में भी सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको स्ट्रैबिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। और डॉक्टर साहब, अक्सर आंखों का जब जिक्र होता है तो पर्दे का भी जिक्र होता है कहीं ना कहीं। वो पर्दा क्या चीज़ है और ये मतलब कितना इम्पोर्टेंट है और क्या इससे जी होता है असल में? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। जितने दुनिया में जितने सर्जरीज हैं, हाँ। आप न सिर्फ आँख के लें, जिस्म की कौन सी भी सर्जरी ले लें, हाँ। सबसे कॉमन सर्जरी जो होती है इंसान पे वो मोतिया यानी कैटरैक्ट की सर्जरी है। द मोस्ट कॉमन सर्जरी ऑफ ऑल। वो इसलिए है क्योंकि हर किसी को एक उम्र के बाद थोड़ा मोतिया डेवलप होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा अगर आपको और ज़्यादा बताऊं तो ये है कि हमारे आँख के अंदर एक लेंस होता है, ठीक है। वो लेंस लाइट को फोकस करता है, ठीक। उस लेंस में कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी उर्दू में आप जैसा शफाफ कहते हैं, साफ और शफाफ रहता है। उम्र के एतबार से ये प्रोटीन्स में डीनेचुरेशन होता है और उसका जो क्लैरिटी रहती है, उसकी जो सफाई रहती है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। उसकी वजह से रोशनी जो अंदर फोकस होनी चाहिए उसकी मकदार कम होते जाती है, उसकी वजह से नज़र कम होती रहती है। अब हर किसी को जैसा कि एक उम्र के बाद बाल में सफ़ेदी आती है, ये लेंस में भी चेंजेस आना शुरू होते हैं।
लेकिन हर किसी का काम अलग अलग है। ऐसा मान लीजिए अगर कोई ट्रक ड्राइवर है तो उसको रात में गाड़ी चलाना है, अगर उसको थोड़ा भी मोतिया आ गया तो उसको अपने काम में दुश्वारी पेश होंगी। अगर मान लीजिए कोई दूसरा किसान है या कोई ऐसा है जिसको बस एक मोटा सा काम करना है तो उसको थोड़े मोतिये पे भी वो अपना काम कर पाएगा। मोतिया हर किसी को होता है, लेकिन मोतिया रहना सर्जरी का इंडिकेशन नहीं है। अगर मोतिया की वजह से आपकी रोज की जो भी काम है, किसी को कुरान की तफसीर पढ़ने का काफ़ी वो है, उसको वो छोटी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, तो वो लोग अगर वो मोतिया की वजह से उनकी रोज़ के काम में दुश्वारी हो रही है, पेश आ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है। उसके लिए फिल वक्त कोई ड्रॉप्स या चश्मा ऐसा कुछ नहीं है उसके इलाज के लिए। सर्जरी भी काफ़ी छोटी सी, एक 5 से 10 मिनट की सर्जरी होती है। उसमें हम वो जो लेंस जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो अपना क्लैरिटी लूज कर देता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। और आजकल रिमूव करने के लिए जो मोस्ट एडवांस्ड प्रोसीजर है उसको फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक 2 मिलीमीटर के कट से, यानी 2 मिलीमीटर आप एक स्केल पे लीजिए, सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है, और उसका 2 जो छोटे छोटे लाइन होते हैं उतने कट से आप वो मोतिया को सक कर लेते हैं, और उस जगह पर जहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है एक लेंस रख दिया जाता है। और ख़ास बात इस लेंस की वो होती है कि आपका जो आँख का पावर है वो लेंस का भी पावर वही होता है। तो मैक्सिमम टाइम, मोर देन 95% ऑफ द टाइम हम ऐनक भी ये मोतिया के ऑपरेशन के साथ रिमूव कर देते हैं। तो उससे ना सिर्फ आपकी विजन इंप्रूव होती है, बल्कि आपको ऐनक से भी छुटकारा मिलता है। अच्छा, डायबिटीज़ भी आजकल एक बड़ा इशू है सभी की ज़िंदगी में, काफ़ी लोग इससे मुतासिर हैं, और डायबिटीज़ की वजह से आंखों की भी परेशानियां आती हैं, तो ये कितना एक दूसरे से कोरिलेट करता है? आप डायबिटीज़ का मजमून काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और WHO की उससे ये है कि इंडिया इज़ नाउ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। 17% ऑफ ऑल डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। तो मैं इसको और एक 2 स्टेप आगे बोलना चाह रहा हूँ। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हैदराबाद इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड आवर ओल्ड सिटी इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ हैदराबाद। आप देख रहे हैं कि जो हमारे खाने का जो मियार है माशाल्लाह बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके साथ ये है कि ये बीमारियां भी बढ़ते जा रही है। अगर रमज़ान का महीना चल रहा है, आप सोचिए एक 15 साल पहले, 20 साल पहले आप उंगली पे गिन सकते थे कि हलीम कितनी जगह मिलती थी, एक 10 जगह मिलती थी। अब आजकल हर गली में आपको 10 जगह हलीम दस्तयाब हो जाएगी। इससे नो डाउट हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सेहत है वो डेफिनेटली उससे अफेक्ट हो रही है। ओल्ड सिटी में एक सर्वे किया गया था, आफ्टर 40 ईयर्स 1 in 3 person इज अ डायबिटिक, यानी अगर 3 लोग हैं 40 साल के ऊपर, उसमें से 3 में से 1 डायबिटीज़ का शिकार है। और डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना करें तो 3 हमारे ऐसे ऑर्गन्स है, औज़ा है, जिसको वो अफेक्ट करती है। एक आँख है, दूसरा हार्ट है, और तीसरा किडनी है। ओके, दिल, गुर्दे और आँख, तो तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीनों भी हर तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। आँख में ये होता है कि जो अंदर का पर्द होता है, जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसमें डायबिटीज़ की वजह से न्यू वेसल्स फॉर्म होते हैं जो ब्लीड होते हैं, उससे नज़र कम होती। और एक चीज़ ये है कि डायबिटीज़ से जो चेंजेस होते हैं आँख में हो या हार्ट में या किडनीज़ में, ये इरिवर्सिबल हैं, यानी अगर एक बार आ गए तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, जो है बस उसी को ट्रीट कर सकते। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको आने से रोकना है, यानी प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट ये कॉर्नरस्टोन ये है कि आप आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखें। अगर आप शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं रखते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और एक बार ये कॉम्प्लिकेशन सेट इन हुए तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होता है। ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर आप शुगर लेवल्स कंट्रोल ना रखें तो फिर ये रिकर हो सकता है, यानी फिर वापस आ सकता है।
और इसके ट्रीटमेंट्स में आप अगर हार्ट का देखें तो हार्ट अटैक्स हैं, किडनी का देखें तो किडनी फेलियर्स हैं। आप आजकल देख रहे हैं डायलिसिस कितना कॉमन हो चुका है, ये इसकी वजह से है। एक बड़ा सवाल अब ये है, ग्लोकोमा क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरह से इसको ट्रीट करना चाहिए? जी, ग्लोकोमा ये है कि जो हमारी आँख में जैसा ब्लड प्रेशर होता है हमारी खून की नालियों में, आँखों में एक प्रेशर होता है जिसको इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर अगर एक मिक़दार से बढ़ जाता है तो उसको ग्लोकोमा कहते हैं। ये अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो आँख की अंदर की नस को मुतासर करता है और इससे नज़र कम होती है। दिलचस्प बात यह है कि ग्लोकोमा में ये नज़र धीरे 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 कम होती है और वो इंसान जो ग्लोकोमा से मुतासर है उसको पता भी नहीं चलता है कि उसकी नज़र कम हो रही है, हत्ता ये कि आखिर में उसकी नज़र पूरी ज़ायद हो जाती है। जब अगर उसको आप डिटेक्ट करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ग्लोकोमा को अर्ली डिटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए 40 साल के बाद लोग अगर सालाना या 2 साल में एक बार एक आई स्पेशलिस्ट से रुजू हों तो अर्ली ग्लोकोमा को डिटेक्ट किया जा सकता है। मेरा असल में यही अगला सवाल आने वाला था आपसे कि बहुत सारे लोग रेगुलर मुआयने से बचते हैं आंखों के और रेगुलर मुआयने के लिए नहीं कराना चाहते, उन्हें लगता है कि सब ठीक है। तो ये कितना ज़रूरी है कि रेगुलर आप कितने वक्त में डॉक्टर्स को दिखाते रहें और मतलब डॉक्टर से इस बारे में मशवरा लेते रहें? जी, ये रेगुलर आई का मुआयना करवाने से अगर कोई आपके हिडन प्रॉब्लम है, यानी आप महसूस नहीं कर रहे हैं लेकिन वो अंदरूनी हैं, तो ये आपको डिटेक्ट होते हैं। जी। अब रेगुलर आई चेक हर उम्र के लिए अलग अलग है। अब पहले बात करते हैं छोटे बच्चों में। अगर कोई किसी को प्री मैच्योर बच्चा होता है, प्री मैच्योर यानी 33 हफ्तों से पहले, नॉर्मली 38 वीक्स के बाद बच्चे पैदा होना है, अगर 33 हफ्तों से पहले हो या 2 किलो के वज़न से कम हो तो वो ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे को पैदा होते ही आई स्पेशलिस्ट को बताना चाहिए, क्योंकि इसको रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी जो कंडीशन है वो होने के चांसेस हैं। और अगर वो डॉक्टर उसको सही वक्त पे देखता है तो उसको ये चीज़ प्रिवेंट की जा सकती है। सेकंड, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पेरेंट्स है, टीचर्स है, केयर गिवर्स है, ये देखना है कि बच्चा अगर कुछ देखते वक्त आँख को स्क्वीज़ कर रहा है, यानी ऐसे देख रहा है, या एक तरफ मुंडी करके ऐसे देख रहा है, या टीवी या घड़ी देखने के लिए करीब चले जा रहा है, तो फौरन ऐसे बच्चों को लाकर बताएं। उन बच्चों में जिनके माँ बाप को, दोनों को या एक को ऐनक है, तो वो बच्चों में भी मायोपिया का इंसिडेंस ज़्यादा है, तो उन बच्चों को भी कैसे भी एक बार डॉक्टर से रुजू करवाएं। सेकंड, और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, मिड टीन्स में अगेन टैबलेट का, लैपटॉप का काफ़ी यूज़ होता है जी। वो भी बच्चे चूँकि उनके भी आँख मुतासर हो सकते हैं, एक बार ज़रूर डॉक्टर से रुजू हो। आप अगर एक बार रुजू होते हैं और आपकी आँख ठीक है तो फिर आपको फ्रीक्वेंटली बच्चों में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें हो रही है जो मैंने अभी बताई हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू हो। अच्छा डॉक्टर साहब जी, सॉरी, 40 साल के बाद हर कोई डॉक्टर्स, आँख के डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, एटलीस्ट एक बार, और ये मिनिमम 2 साल में एक बार बताते रहें। जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं वो सालाना ज़रूर अपने आँखों का मुआयना करवाएं। आजकल हम देखते हैं अक्सर के लड़के जो हैं वो बाइक पर बहुत ज़्यादा फास्ट राइडिंग करते हैं और इसमें धूल भी आने का आंखों में खतरा रहता है, और अक्सर जो लड़के या यंग एज में हैं वो धूप में आने के बाद कई बार उनकी आंखें जो हैं वो थोड़ी सी बंद सी होती हैं, तो इन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए? जी, आजकल पोल्यूशन काफ़ी हो चुका है जी। पोल्यूशन की वजह से अगर बाइक पे लोग जा रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है, सिर्फ आँख के लिए ही नहीं, जनरल हमारी हुकूमत भी जो बोलती है कि हमेशा फुल फेस हेलमेट का इस्तेमाल करें। फुल फेस हेलमेट से ना सिर्फ सेफ्टी होती है बल्कि पोल्यूटेंट्स भी आपकी आँख में जाने से काफ़ी कम होते हैं।
सेकंड, अगर आप बाइक राइड ज़्यादा कर रहे हैं तो जब भी घर को आते हैं आपके मुंह को और आँखों को और पलक के कोरों को ठंडे पानी से धोएं, ताकि जो भी पोल्यूटेंट्स हैं हमारे लिड लैशेस और लिड मार्जिन्स में रुक जाते हैं। तो ये पोल्यूटेंट्स को क्लीन करने से हमारे जो टीयर ग्लैंड के ऑरिफिसेस है यानी ओपनिंग्स है ये ओपन हो जाते हैं और टीयर्स बराबर सर्कुलेट होते हैं। ये सेम एडवाइस मैं उन लड़कियों के लिए भी देना चाहता हूँ जो आई मेकअप का इस्तेमाल करते हैं जी। आई मेकअप से भी यही होता है जो पोल्यूटेंट्स के साथ होता है। लिड मार्जिन्स पे ये डिपॉजिट होने से आपका टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अगर आप कुछ भी काजल है, सुरमा है, कुछ भी अगर आप इस्तेमाल करें तो रात में सोने से पहले थोड़े से पानी में एक ईयरबड लें, उसको डुबाएं और जैसा आपने उसको लगाया था वैसा ही उसको रिमूव कर सोएं और ये एक आदत बनवा लें। इससे भी ड्राई आई का एक सिंपल सा वो है, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट भी नहीं लगता, आप वो क्लीनिंग करें तो ड्राई आइज भी काफ़ी कम होते हैं। अच्छा, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी के झपके मारने से भी ये परेशानी से मतलब बचा जा सकता है, ये ठीक है? बिल्कुल, देखिए पानी जैसा मैंने बोला क्लीनिंग वो करें, बट ये बस एहतियात रखें कि वो वाटर क्लीन हो और आप कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए नहीं हो। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं तो फिर वाटर स्प्लैशिंग एडवाइजेबल नहीं है। उसके अलावा तो नॉर्मल उसमें आप बिल्कुल ठंडे पानी से आप पलक क्लीन कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं मानता हूं कि आपके जो एडवाइस हैं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और मैं ये भी मानता हूं कि मुंसिफ टीवी ने जो एक कोशिश की है आंखों से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां थी उन सारे पहलुओं को टच किया होगा। जो हमारे नाजरीन हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके दिमाग में जो भी होंगे वो सब उम्मीद करते हैं कि मैं वो सवाल पूछ पाया हूँगा डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने आपको बहुत मुतमईन करके जवाब दिया है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंसिफ टीवी आपका शुक्रिया अदा करता है इन सारी चीज़ों के लिए। तो अपने मेज़बान मुनीस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।